जैसा कि मैं आप लोगों को हिंदू लॉ में क्या पढ़ा रहा था, कल पता था दायभाग और मिताक्षरा। मिताक्षरा रह गया था, दायभाग रह गया था, ठीक है। लेकिन मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्या, कर्ता, ठीक है। क्या पढ़ना है, कर्ता। कर्ता जैसा कि हम संयुक्त परिवार के लिए पढ़ रहे हैं ना, ज्वाइंट फैमिली पढ़ रहे हैं, तो ज्वाइंट फैमिली में ही कर्ता होता है। मैं पहले ही बताया हूँ कि ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे सदस्य होते हैं, ज्वाइंट फैमिली में ही कर्ता होता है, ठीक। तो कर्ता का मतलब क्या होता है, कर्ता का शाब्दिक अर्थ होता है सब कुछ करने वाला, सब कुछ करने वाला। कर्ता का शाब्दिक अर्थ होता है सब कुछ करने वाला। सब कुछ करने वाला मतलब जो एक पूरी फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, उसका कर्ता धर्ता, जो पूरे घर को संभालता हो, पूरे घर की जीविका पार्जन सारे करते हो, और सब इकट्ठा करके जब सब एक मालिक को, एक ज्वाइंट फैमिली में आप जानती हैं कि एक ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, एक मालिक होता है ना, उसे ही कर्ता कहते हैं। मतलब वो अपने पूरे परिवार की क्या करता है, देखभाल करता है, आय व्यय, ठीक, लाभ कितना हुआ घर का, किसको कितना देना है, किसको क्या शिक्षा पर लगनी है, क्या सारी व्यवस्था कौन करता है, कर्ता ही करता है, ठीक है। भले ही 10 सदस्य हों, लेकिन एक सबसे बड़ा जो घर का मुखिया होता है वो कर्ता होता है, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली जब होती है तब, सिंगल फैमिली में तो सिंगल फैमिली रहती है तो क्या करता है, क्या धरता, ठीक है। लेकिन उस सिंगल फैमिली में भी पुरुष ही कर्ता होता है, ठीक है, महिलाएं नहीं होती हैं, ठीक। कर्ता देखिए, सहदायकी संपत्ति मतलब सहदायकी जो होती है ज्वाइंट फैमिली में होती है, सहदायकी जो होती है वो ज्वाइंट फैमिली की होती है। तो सहदायकी संपत्ति में पहले ही बता चुका हूं, स्त्रियों को अधिकार नहीं है, लेकिन 2005 से संशोधन के बाद हो गया है, ठीक। तो सहदायकी संपत्ति में सिर्फ पुरुषों का अधिकार होता था, ठीक है, पुरुष। तो घर का जैसे एक सदस्य है और सबसे एक पुरुष है जिसके 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे में जो सबसे बड़ा होता है जनरली वही मालिक होता है घर का, जनरली व्यवहार में वही मालिक होता है घर का, ठीक। वही करता है, पूरा परिवार की देखभाल करता है, सारे कमा के लाते हैं और थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके सबको वही देते हैं, और वही सारा देखभाल करता है पूरे परिवार की, ठीक है। और कर्ता का क्या दायित्व होता है, वो संपत्ति की देखभाल करता है, ठीक, संपत्ति की देखभाल करता है। संयुक्त परिवार के जो प्रत्येक व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके भरण पोषण की व्यवस्था करता है, ठीक, खाने पीने की व्यवस्था करता है, आय व्यय जो होता है उसका होता है, लाभ क्या हुआ, लाभ कितना हुआ और किसको कितना कितना देना है, वो सब कर्ता का काम है। कर्ता तब तक कर्ता को नहीं हटाया जा सकता जब तक कर्ता सद्भावपूर्वक पूरे कार्य को कर रहा है। यदि वह कपट, दुर्व्यपदेशन या ऐसा कोई काम करता है जिससे कर्ता के जो कर्ता है उसके अधिकार जो हैं वो कम करते हो, जैसे कि कपट कर रहा है, पूरी ज्वाइंट फैमिली है और अपनी फैमिली में क्या कर रहा है, सबके हिस्से को वो कुछ ना कुछ हिस्सा लेके अपने प्रयोग के लिए कर रहा है, पूरे परिवार के लिए नहीं कर रहा है। तो ये कपट कर रहा है, छल कर रहा है, दुर्व्यपदेशन कर रहा है, किसी को कम दे रहा है, किसी को ज़्यादा दे रहा है, किसी से कुछ और कह रहा है, किसी में कुछ और कर रहा है, ठीक है। जब वो अपने पूरे कार्य को सही ढंग से नहीं करता तभी उसको सारे जो नीचे के सदस्य हैं, कनिष्ठ जो छोटे सदस्य हैं, जो उससे छोटे हैं, वो मिलकर उसे हटा सकते हैं, ठीक है। और क्या है, देखिए क्या है कि एक पूरे ज्वाइंट फैमिली क्या एक समय में एक ही कर्ता हो सकता है, 2 लोग कर्ता नहीं हो सकते। जैसे कि मतलब 2 लोग हो जाएंगे तो क्या होगा, मतभेद हो जाएगा, वो कुछ और करेगा, वो कुछ और करेगा। इसलिए एक ज्वाइंट फैमिली जो है, संयुक्त परिवार है, उसमें एक ही कर्ता होगा, एक ही कर्ता होगा। तो
ये कैसे कहा गया है? एक केस में कहा गया है, लिखिए केस। भारत संघ बनाम श्री राम बोहरा। भारत संघ बनाम श्रीमती बोहरा। श्रीमती बोहरा, AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 1965 सुप्रीम कोर्ट। इस बात में यह कहा गया श्री राम भारत संघ बनाम श्रीमती बोहरा। के बाद में ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, ये इसमें बाद आया था कि क्या एक ही संयुक्त परिवार में दो कर्ता हो सकते हैं? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एक परिवार में एक ही कर्ता हो सकता है और तब तक वह करता रहेगा जब तक वह क्या नाम अपने कार्य को पूरी तरह से और ईमानदारी से करता है, ठीक है, तब तक वो करता रहेगा। यदि वो कर्ता के जो अधिकार है उससे इतर कोई काम करता है तो ही उसके कनिष्ठ सदस्यों द्वारा उसे हटाया जा सकता है। और क्या नाम है कि उसे क्या नाम है, ठीक, तो दो मतलब क्या है, इस केस में क्या कहा जाता है कि दो कर्ता एक संयुक्त परिवार में नहीं हो सकते, ठीक। दूसरा है एक केस, क्या इसमें क्या है, क्या संयुक्त परिवार में क्वेश्चन है, क्या संयुक्त परिवार में स्त्री कर्ता हो सकती है? मतलब एक क्वेश्चन है ये कि क्या संयुक्त परिवार जो है, ठीक, उसमें क्या कर्ता के रूप में स्त्री कार्य कर सकती है? तो ये कहा गया है कि नहीं। ये केस में कहा गया है कि कौन सा केस है, ये पुरानी केस है, लेकिन 2005 के बाद जो संशोधन हुआ है, ठीक है, संपत्ति में कि औरतें लड़कियां भी सहदाई की संपत्ति में हिस्सेदार होंगी, ठीक है, वहां से स्थिति बदली है। लेकिन पुराने समय में क्या है, पुराने समय में ये माना जाता था कि स्त्री कभी भी सहदाई की संपत्ति में हिस्सेदार नहीं होती थी, इसलिए वो क्या होती, कर्ता नहीं नियुक्त की जा सकती, ठीक है, किसी भी कंडीशन में वो कर्ता नहीं नियुक्त किया जा सकती। क्यों? क्योंकि सहदाई की संपत्ति में हिस्सेदार नहीं होती है और कर्ता वही हो सकता है जो सहदाई की संपत्ति का हिस्सेदार होगा, ठीक है। और हिस्सेदार होने के साथ साथ ये जनरल रूल है कि सबसे बड़ा व्यक्ति, जो सबसे बड़ा पुरुष घर का, वही बनता है क्या, कर्ता के रूप में। तो ये केस में कहा गया था कि स्त्रियां कर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकती। कौन सा केस है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनाम सेठ गोविंद राम शुगर मिल। सेठ शुगर मिल्स, AIR 1966। साइटेशन ये सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए, ठीक, AIR 1966। इस बात में ये क्वेश्चन उठा था, क्या स्त्रियां कर्ता के रूप में, क्या स्त्री एक संयुक्त परिवार में कर्ता के रूप में कार्य कर सकती है? तो इस बात में डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि नहीं, एक स्त्री सहदाई की संपत्ति की हिस्सेदार नहीं होती है, इसलिए क्या है, वो कर्ता के रूप में नियुक्त नहीं की जा सकती। लेकिन 2005 के बाद स्थिति बदली है, सहदाई की संपत्ति में अब क्या है, स्त्रियां भी हिस्सेदार होने लगी हैं, ठीक, तो बदल गई है, ठीक है, स्थिति बदल गई। लेकिन जो पुराना नियम था, जो पहले का था, ये देख सकते हैं 1966 का डिसीजन है। 1966 में, ये 2005 की पहले स्थिति यही थी कि स्त्रियां कर्ता के रूप में नहीं नियुक्त हो सकती थी। अब जब सहदाई की संपत्ति में हिस्सेदार हो गई हैं स्त्रियां, तो वो नियुक्त
हो सकती हैं। ठीक है, अब क्या है, कर्ता के अधिकार, राइट ऑफ ए कर्ता। कर्ता के अधिकार, राइट्स ऑफ कर्ता। ठीक है, कर्ता के अधिकार, राइट्स ऑफ ए कर्ता। कर्ता के क्या क्या अधिकार है ये बताया गया है। ठीक है, पहला लिखिए पहला कर्ता के अधिकार में पहला, संपत्ति का प्रबंधन, संपत्ति का प्रबंधन। जो ज्वाइंट फैमिली का संपत्ति का प्रबंधन, देखिए जो कर्ता होता है वो क्या होता है, संपत्ति का प्रबंधन, संयुक्त परिवार के संपत्ति का वही देखभाल। ठीक है, संपत्ति कितनी बोई जाएगी, कितना क्या होगा, संपत्ति जितनी भी है, ठीक है, उसकी देखभाल का प्रबंधन कौन करेगा, कर्ता करेगा। और संपत्ति का जो संपत्ति से आय होगी या व्यय होगा, कितना खर्च करना है, कितना उसमें लगाना है, कितना निकालना है, ये सारा काम किसका है, कर्ता का है। और ये कर्ता का दायित्व होता है कि वो संपत्ति का प्रबंधन ईमानदारी से और सद्भाव पूर्वक करे। ठीक, दूसरा क्या है, आय व्यय का नियंत्रण। दूसरा आय व्यय का नियंत्रण। आय व्यय का नियंत्रण, जितना भी संपत्ति से या घर के जितने भी सदस्य हैं काम करते हैं, ठीक है, या संपत्ति से जो भी आय होता है, ठीक, और जितना भी संपत्ति पे व्यय करना होता है, सारे की देखभाल कौन करेगा, कर्ता करेगा। और कर्ता का ये पूरा दायित्व होता है कि वो जितना आय हो रहा है वो पूरे घर को बताए, ठीक, घर में बताए, और व्यय जो हो रहा है वो सारी चीज बताए। लेकिन ठीक है, कर्ता चाहे तो इस चीज का हिसाब दे या ना दे, ये उसके ऊपर रहता है। लेकिन पूरे सदस्य जो परिवार के बाकी सदस्य हैं, उनको यदि ये लगता है कि कर्ता अपने पर्सनल यूज के लिए पैसों का उपयोग कर रहा है या संपत्ति का उपयोग कर रहा है, तो वो इसका विरोध कर सकते हैं और आपस में बैठ के क्या नाम है, इससे आय व्यय का लेखा जोखा मांग सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, प्रतिनिधित्व करने का अधिकार। प्रतिनिधित्व करने का अधिकार, प्रतिनिधित्व करने का अधिकार। प्रतिनिधित्व मतलब क्या होता है, जो भी घर का कार्य होगा, ठीक है, कर्ता के ही नाम से होता है। तुम शादी विवाह में जाते हो, घर के छोटे सदस्य हो, ठीक है, तो किसका जब आप क्या होता है, वो लोग क्या बोलते देते हैं, जब हम नहीं, जब हम देते हैं ना शादी विवाह में जाते हैं तो 100-200 रुपया देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, न्योता। ठीक है, जो न्योता जो देते हो तो किसके नाम से लिखते हो, पापा के नाम के, मतलब जो घर का कर्ता होता है उसके नाम से होते हो। तो जो प्रतिनिधित्व होता है, आप जितने भी घर के बाकी सदस्य हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं कहीं भी, तो किससे करते हैं, कर्ता के नाम से। यदि कार्ड भी आएगा आपके घर में तो किसके नाम से आएगा, जो घर का गार्जियन होगा, जो बड़ा गार्जियन होता है, करता धरता रहता है, उसी का होता है। भले ही आपके पिताजी 4 भाई हैं और सबसे बड़ा घर में है, ज्वाइंट फैमिली है और सबसे बड़ा है जिसके नाम से सारे कार्य होते हैं, उसी के नाम से कार्ड आएगा, भले ही आपको जाना है, ठीक है, लेकिन आएगा उसी के नाम से। और कौन भेजेगा, कर्ता भेजेगा कि 4 शादियाँ पड़ गई तो एक को भेजेगा यहाँ जाओ, एक को भेजो वहाँ जाएगा, एक को
जो वहाँ जाएगा, ठीक है। अब कोई भी लेन देन होता है तो घर के कर्ता के नाम से होता है, अपने जो कार्य करता है उसी के लेन नाम से होता है, ठीक है। तो प्रतिनिधित्व करने का अधिकार जो होता है वो कर्ता का होता है, ठीक। समझौता करने का अधिकार, चौथा, अब जितने भी समझौता होंगे, ठीक है, जितने भी समझौता होता है वो कर्ता के नाम पर ही होता है। आपस में जब घर पे विवाद होता है या अड़ोस पड़ोस में विवाद होता है तो समझौता कौन करने जाता है? घर वाले जाते हैं। ऐसे ही जितने भी जमीन की लेन देन होगी, जितना भी घर के संपत्ति से संबंधित समझौता होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो समझौता किसके नाम से होगा? अपने घर के कर्ता के नाम से होगा। सारे समझौते कर्ता के नाम से होगा और जिम्मेदारी भी उसी की होती है, क्योंकि वही बड़ा होता है तो जिम्मेदारी भी उसी की होती है, ठीक है, कर्ता की। अगर गलती दूसरा कोई करे तो कर्ता ही जाएगा? क्यों नहीं जाता? नहीं है। घर के सदस्य में छोटे बच्चे मार झगड़ा करके आते तो जाता कौन है? गार्जियन जाता है, वही कर्ता होता है। जो गार्जियन है वही तो सारा कार्यभार कर रहा है। तो यहाँ कर्ता से तात्पर्य वही है जो घर का पूरा कार्यभार संभाले, ठीक है, पूरी संपत्ति देखे, ठीक है, पूरा घर का आय व्यय देखे, बच्चों के सबके भरण पोषण की व्यवस्था करे, ठीक है। यदि घटता है तो तुम नहीं भाग के जाते हो मार्केट में लेने के लिए, या गार्जियन देता है पैसा कि जाओ ये इतना लेके आओ, ये चावल लेके आओ, ये लेके आओ, वही तो करता है। तो वही चीज़ है, सेम चीज़ है, ठीक है, कि समझौते जितने भी होंगे कर्ता के नाम से होंगे। पांचवा, संविदा करने की शक्ति। संविदा बन रहे हो ना? बताओ कितने व्यक्ति होते हैं संविदा करने के लिए? 2 व्यक्ति, 2 आदमी से। अच्छा, कम से कम 2 व्यक्ति का होना चाहिए और अधिक से अधिक चाहे कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और अधिक से अधिक यदि 2 व्यक्ति नहीं होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण ही नहीं हुआ, ठीक है। तो संविदा करने की शक्ति, जितनी भी संविदा होंगी, ठीक है, कर्ता के नाम से होंगे, चाहे घर का कोई भी सदस्य करे, ठीक, कर्ता के नाम से होंगे। और संविदा के विफल होने पर कर्ता का दायित्व होगा, ठीक है, कि वो उसका भुगतान करे, ठीक, संविदा करने का दायित्व। छठवां, विवाद को पंच निर्णय के लिए निर्दिष्ट करने का अधिकार। विवाद को पंच निर्णय के लिए निर्दिष्ट करने का अधिकार। घर के जितने भी विवाद होते हैं कर्ता ले जाता है किसके सामने? पंच लोगों के सामने, ठीक। या किसी से भी विवाद होता है तो निर्णय हमेशा जाओगे ना पंचायत में, तो तुम्हारे घर का कर्ता ही जाएगा। हाँ, तो वही है सारी चीजें, ठीक है। देखो ये प्राचीन समय से हो रहा है, जब से हो रहा है, जब से कर्ता बचा तब से है। जब प्राचीन समय में ये लॉ नहीं हुआ करते थे, लॉ कानून नहीं बने थे, ठीक है, लेकिन हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारी सभ्यता भी प्राचीन है। अब प्राचीन चीज़ों को हमें जानना भी चाहिए, इसी से तो हम कुछ ना कुछ ज्ञान लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, कानून जब नहीं बने थे तब भी थे और आज भी हैं, कुछ चीज़ें आज भी हैं, ठीक है, लेकिन कानून बनने से पहले ये कर्ता वर्ता का बहुत स्कोप था। लेकिन अब कहाँ है? आज से 50 साल 30 साल पहले जो गार्जियन की वैल्यू होती थी वो आज नहीं है। आप अपने पापा से इतना नहीं करते हो, लेकिन पहले जो घर का कर्ता हुआ करता था ना, एक दरवाजे पर बैठ जाए तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। यस सर। हाँ, पूछना अपने पिता जी से पूछना कि कैसी स्थिति होती है थी, देखे भी थे, हमारे दादा थे। हाँ, तो वो होता था। लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बदल गया है। क्यों? क्योंकि देखिए, क्या बदलने का कारण भी है, क्या है कि हम अपने पापा मम्मी के साथ हमेशा रहते हैं, तो अब हम कैसे हो गए हैं, एकदम जैसे मित्रवत व्यवहार हो गया है, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंडली हो गए। जब मित्रवत व्यवहार हो गया तो मित्रवत व्यवहार में बहुत चीज़ें छूट जाती हैं, डर नहीं रहा शरीर में, ठीक है। अब तो गार्जियन डरते हैं बच्चे से कि कहीं मेरा जवाब ना दे दे, ठीक है, कहीं जवाब ना दे दे बच्चा, इसलिए डरते हैं छोड़ जान को अपनी इज्जत अपने हाथ, ठीक।
आपके साथ भी हमारे साथ भी हाँ? हमारे साथ भी होगा। हाँ ठीक है। सातवां, ऋण अभिस्वीकृत करने का अधिकार। ऋण अभिस्वीकृत करने का अधिकार। ऋण अभिस्वीकृत ऋण की लेन देन भी इसी के नाम से होगी, ठीक है। ऋण की लेन देन भी किसके नाम से होगी? कर्ता के नाम से ही होगी। घर का कर्ता ही सारा कुछ करता था। कहा तो सारी चीजें जो पहले हुआ करती थी वो सब कर्ता के नाम से हुआ करती थी, और कर्ता की ही जिम्मेदारी होती थी कि वो भरण पोषण अपने परिवार का कैसे करे, कितना आय व्यय करे घर में, कितना बच्चों की शिक्षा पर लगाए, वो सारा मैनेजमेंट वही देखता था, ठीक है। तो ऋण अभिस्वीकृत मतलब लेने का कार्य, ऋण लेने का कार्य कर्ता का होता था, ठीक है, कर्ता का है। आठवां लिखो, संयुक्त परिवार की संपत्ति के अंतरण का अधिकार। संयुक्त परिवार की वीडियो बन रहा है ना? यस सर। ठीक है। संयुक्त परिवार की संपत्ति का अंतरण करने का अधिकार। देखो, संयुक्त संपत्ति का अंतरण कर्ता करेगा। कर्ता कब करेगा संयुक्त संपत्ति की अंतरण? जो संयुक्त संपत्ति है उसका अंतरण कब कर सकता है कर्ता? यूं ही कर देगा यदि अंतरण मतलब बेचने का, ठीक है। अंतरण मतलब किसी संपत्ति का, संयुक्त संपत्ति जो है उसका बेचने का, या किसी को बेचने मतलब अंतरण किसी को बेच के संपत्ति के हित का अंतरण होता है, ठीक है। स्वामित्व का अंतरण होता है, बेचने पर स्वामित्व का अंतरण होता है। तो जो संपत्ति है संयुक्त परिवार की जो संपत्ति है वो कर्ता कब बेच सकता है? सभी सदस्यों की सहमति नहीं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि सभी सदस्यों की सहमति जरूर। कर्ता का इतना अधिकार होता था कि वो बिना पूछे पूरी संपत्ति बेच सकता था, और घर का कोई सदस्य नहीं बोलता था। तब की स्थिति है, उसको पूरा अधिकार दिया गया था, ठीक, क्योंकि वही कर्ता रहता था और उसे पूरा अधिकार था। देखो, कानून अलग होता है, व्यवहार में अलग होता है, ठीक है। कानून ठीक है लागू किया जाता है ज़्यादा, लेकिन जब भी कभी भी तुम जाओगे कोर्ट में तो कानून जो है उस पर बात होगी, व्यवहार वाली बात नहीं होगी। जो कानून में लिखा है वही बात होगी। व्यवहार में तुम चिल्लाते रहो कि ये क्या नाम है दुर्व्यवहार से बेच दिए, और उसके पास यदि प्रूफ है कि नहीं मैं सद्भाव में बेचा हूँ, तो तुम चिल्लाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक तुम एविडेंस नहीं दोगे। जब तक कोई एविडेंस ना हो, ठीक है, तब तक तुम कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता कोर्ट के सामने। एविडेंस दो और कोर्ट से तुम अपने फेवर में डिसीजन लेके जाओ, ये होता है, ठीक है। तो ये क्या है? संयुक्त परिवार की संपत्ति का अंतरण करने का अधिकार। कब ये संयुक्त संपत्ति का अंतरण कर सकता है? आवश्यकता पड़ने पर। आवश्यकता मतलब क्या हो गई? विधिक आवश्यकता पड़ने पर। आवश्यकता पड़ गई, मान लो घर का कोई ऐसा सदस्य है जो बहुत बीमार हो गया, ठीक, या संपत्ति का विवाद चल रहा हो, ठीक, और तुम्हारे पास कोर्ट फीस वगैरह देने के लिए, वकील की फीस देने के लिए नहीं है, ठीक है, तो थोड़ी सी संपत्ति हटा के सोचोगे कि मैं केस लड़ूं, तो किसके हित में है? केस लड़ोगे तो पूरे परिवार हित में है, ठीक है। तो ये आवश्यकता हुई ना। यदि किसी को एजुकेशन देना है, पूरे परिवार में किसी को एजुकेशन देना है, शिक्षा देना है, और शिक्षा देने के लिए यदि संपत्ति वो हटाता है तो तब क्या होगा? तो ये आवश्यकता हो गई, ठीक। एक बेसिक चीज है कि किसी को एजुकेशन दिलाना, तो घर का कोई सदस्य यदि सहमत हो चाहे असहमत हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन घर के
विकास के लिए कोई भी संपत्ति यदि बेचता है, वो यदि कोई बच्चा एजुकेशन ले लेगा तो उसके घर के विकास के लिए बात होगी ना। पढ़ लिख के क्या पता कुछ बन जाए, ठीक, बन जाए, भले ही ना दे, लेकिन वो तो आदमी तो लगाता ही है, ठीक। हम जो भी आपके पिताजी क्या करते हैं, आप पे पैसा लगा रहे हैं, बड़े होके क्या पता आप उनकी सेवा करो या ना करो, अधिकारी बन जाओ, उनको ले जाओ या ना ले जाओ, लेकिन उनका क्या कर्तव्य है, अभी ये कर्तव्य है कि तुम्हें पढ़ाना, तुम्हें उस किसी योग्य बनाना। तो उस योग्य बनाने के लिए वो कुछ भी करें, ठीक है, वो जायज़ है, ठीक है। नहीं, ये नहीं कि जुआ खेल के ले आए पैसे, जुए में हार जाए पैसे, तो ये जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ है। हाँ, जीतना हारना वो अलग बात है, लेकिन जुआ खेलना ही नाजायज़, गलत बात है, अनैतिक है, विधि विरुद्ध है, ठीक है। तो इसलिए संपदा के प्रलाभ के लिए मतलब 3 कंडीशन है, कब है, या तो विधि का आवश्यकता के लिए, संपदा के प्रलाभ के लिए, या अनिवार्य धार्मिक कार्यों के लिए करने के लिए। तो क्या और विधि का आवश्यकता के लिए बताया, जैसे विवाद चल रहा है कोई चीज़ है, ठीक है। संपदा के प्रलाभ के लिए जैसे क्या है कि यदि कोई जमीन तुम संपदा के प्रलाभ के, संपदा के विकास के लिए कोई जमीन यदि कहीं की थोड़ी बेकार है, यदि बेच रहे हो और ताकि दूसरी जगह तुम अपना घर बनवा के रह सको, या घर पूरे ज्वाइंट फैमिली को एक जगह शिफ्ट करना है, या कोई व्यवसाय खोलना है, तो संपदा थोड़ी आदमी रहता है तो संपत्ति बेच देता है, बेच के क्या करता है, पैसा लेके व्यवसाय करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए हो सकता है। क्या धार्मिक कार्य जो है, तो धार्मिक कार्य क्या है, जैसे कि पिता की बरसी के लिए हो गया धार्मिक कार्य, विवाह है धार्मिक अनुष्ठान है, बरसी वो जब मर जाते हैं, 13वीं हो गई। जैसे पितृपक्ष नहीं होता है, पितृपक्ष में नहीं होता है, तो पितृपक्ष आता है तो क्या करते हैं लोग, बहुत से लोग दान भी करते हैं, बहुत ज़्यादा दान करते हैं, ठीक है, ठीक है, लोगों को खिलाते हैं। तो श्राद्ध जो होता है, वो सारी चीज़ें जो करते हैं धार्मिक कार्य। विवाह, हिंदू धर्म में विवाह धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे कार्य यदि हैं और इसके लिए उसने संपदा को हटा दिया, बेच दिया, ठीक है, तो ये वैध होगा, अवैध नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब 3 चीज़ें ये हो गई। अब नेक्स्ट लिखो, कर्ता के कर्तव्य और दायित्व। कर्ता के कर्तव्य और दायित्व, कर्ता के कर्तव्य और दायित्व क्या है, ठीक है। लायबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ कर्ता, ठीक, क्या क्या है, कर्ता के कुछ कर्तव्य और दायित्व हैं जो उसे देना ही होता है, ठीक है, उसे देना ही होता है, ठीक। पहला क्या है, हिसाब किताब देने का अधिकार। इसमें पहला लिखो, हिसाब किताब देने का अधिकार। कर्ता का ये दायित्व होता है कि वो हिसाब किताब देने का अधिकार, ठीक। कर्ता का क्या दायित्व होता है, कर्ता का ये दायित्व होता है हिसाब किताब देने का। यदि करता है, ठीक, और सारे कार्य वो करता है, ठीक, तो वो चाहे तो पूरे फैमिली को जितना भी घर का खर्चा है, आय व्यय हुई है, या जितना खर्चा किया है, किस पे कितना खर्चा किया है, तो उसका क्या है, हिसाब किताब दे सकता है। इसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, वो चाहे तो देगा, वो चाहे तो नहीं देगा। नॉर्मली देते हैं लोग, ठीक है, नॉर्मली देते हैं ताकि घर में भेदभाव लोगों के अंदर ना आए, ताकि टकराव की स्थिति ना आए, ठीक है। तो नॉर्मली दे देते हैं, इतना यहाँ खर्चा हुआ, इतना यहाँ खर्चा हुआ, ठीक है। नहीं महीने का तो साल भर पे तो दे ही देते हैं, ठीक, मोटी मोटा खर्च देते हैं। अब 1 रुपये का थोड़ी कोई हिसाब दे पाएगा, मोटी मोटा हिसाब दे देते हैं। और यदि हिसाब किताब जो देता है उसमें जैसे क्या है कि हिसाब किताब, अब जो छोटे सदस्य होते हैं घर में कर्ता के अलावा, तो चाहे तो मांग सकते हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब तब मांगेंगे जब उन्हें ये लगे कि कर्ता अनैतिक
कार्य कर रहा है। कर्ता क्या कर रहा है, कुछ अनैतिक कार्य कर रहा है, या जो आय व्यय है घर का वो गलत जगह पे यूज कर रहा है, ठीक है, या अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, अपनी सिर्फ पर्सनल फैमिली के लिए यूज कर रहा है। घर का कर्ता होते हुए भी क्या है, फैमिली, अपनी फैमिली के लिए कर रहा है। बहुत से लोगों को देखा होगा कि लोग बेईमानी भी करते हैं, ठीक है। तो छोटे जो सदस्य होते हैं वो हिसाब किताब मांग सकते हैं, और उस समय उस कंडीशन में कर्ता को हिसाब किताब देना होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा लिखो, संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व। संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व कर्ता, संपत्ति की सुरक्षा का कर्ता का दायित्व होता है। जो घर का कर्ता होता है, जो संयुक्त परिवार का कर्ता होता है, वो संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व उसी पर रहता है, ठीक है। वो पूरे संपत्ति के सुरक्षा के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता है, और वही कार्यभार भी करता है, वही सारी संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व भी रखता है, ठीक, कि संपत्ति कहीं किसी दूसरे के हाथ में न चली जाए, कोई बेईमानी ना कर ले, ये सारी चीज क्या है, कर्ता की देखरेख में ही होता है, ठीक है। तीसरा, नया व्यापार न प्रारंभ करने का कर्तव्य। नया व्यापार न करने का, जब से कोई व्यक्ति जब से कर्ता हो जाता है, ठीक है, जब से कर्ता हो जाता है तो वो अपने नाम से, ठीक, अपने नाम से पहले जो व्यापार करता था वो अलग है, लेकिन यदि घर का कर्ता बन जाता है, जिस दिन से वो घर का कर्ता बन जाता है, उस दिन से नया व्यापार अपने नाम से नहीं करेगा। इससे ये माना जाएगा क्योंकि वो अपनी जो संपत्ति है, जो संपत्ति की देखभाल कर रहा है, उसमें से वो पैसे निकाल के काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए उसे नया व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक। चौथा, अन्य संक्रमण की शून्यकरणीयता। संपत्ति की अन्य संक्रमण न तो परिवार के, देखो, अन्य संक्रमण की शून्यकरणीयता, हेडिंग है, अन्य संक्रमण, अन्य संक्रमण की शून्यकरणीयता। अन्य संक्रमण मतलब जानते क्या होता है, क्या संक्रमण मतलब होता है लेन देन, ठीक है, बेचना खरीदना या और जो चीजें हैं, लेन देन इधर उधर जो कर रहा है, संक्रमण हो रहा है, संपत्ति का अंतरण जो कर रहा है, वो क्या है, वो यदि करता है, ठीक है, अपनी संपत्ति के अलावा, तो वो शून्यकरणीय होगा, शून्यकरणीय होगा उसके पक्षकारों के सहमति पर। लिख लो इसमें, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, देखो, यदि कर्ता संयुक्त परिवार की संपत्ति का, यदि कर्ता संयुक्त परिवार की संपत्ति का अन्य संक्रामण न तो परिवार के लाभ के लिए, अन्य संक्रामण न तो परिवार के लाभ के लिए, न तो परिवार के लाभ के लिए, न किसी कानूनी आवश्यकता के वशीभूत, न किसी कानूनी आवश्यकता के वशीभूत होकर और न परिवार के सदस्यों की सहमति से करता है, और न परिवार के सदस्यों की सहमति से करता है, तो ऐसा अन्य संक्रामण शून्यकरणीय होगा।
शून्यकरणीय होगा। और परिवार के सदस्य इसे आकृत करा सकेंगे। परिवार के सदस्य इसे आकृत करा सकेंगे। आकृत मतलब होता है शून्य, ठीक है, वायड, ठीक है, वायड करा सकेंगे, ठीक है। आकृत मतलब होता है शून्य, वायड करा सकेंगे, शून्य करा देंगे। शून्यकरणी पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट में शून्यकरणी पढ़े। शून्यकरणी क्या होता है? शून्यकरणी कब होता है बताओ? वो पढ़े हैं, बताओ भाई, वो तुम पढ़े हो ना, बताओ बताओ क्या हो सकता है? कराया जा सकता है। शून्य संविदा पूर्णतः शून्य होती है और शून्यकरणीय संविदा शून्य कराया जाता है। सर भी मोटा पढ़े से चलो ठीक है, कुछ तो बताएं। शून्यकरणीय तब संविदा होती है जब एक पक्षकार, दोनों पक्षकार में से एक पक्षकार उसे शून्यकरणी कराना चाहता है, ठीक है। दो पक्षकार होते हैं, उसमें से एक पक्षकार शून्यकरणी करता है। कब होगा? जब किसी एक पक्षकार की सहमति दुर्व्यपदेशन से, कपट से, ठीक, क्या नाम है, कपट से और छल से, वो छल नहीं है, वो एक और होता है धोखा से यदि प्राप्त की गई होती है तो वो क्या करेगा? हाँ, तो प्राप्त की गई है तो दूसरा पक्षकार चाहे तो न्यायालय में जाके उस चीज को शून्यकरणी करा सकता है, ठीक, उस संविदा को शून्यकरणी करा सकता है। वही जो संक्रमण मतलब होता है, अंतरण होता है। तो जो अंतरण संपत्ति का किया गया है और ये कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो दूसरा पक्षकार जाके, जो घर के और सदस्य हैं, वो जाके न्यायालय में क्या कराएंगे? उसको शून्यकरणी कराएंगे। और जब शून्यकरणी हो जाएगा तो वो करार शून्य हो जाएगा। तो शून्य कराने के लिए शून्यकरणी कराना आवश्यक होता पहले। तो एक पक्षकार जब जाएगा तो शून्यकरणी होगा, तो उसे उस अंतरण को क्या करेगा? यहाँ अवैध घोषित करवाएगा। अवैध घोषित हो जाएगा तो वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। ये अंतरण सही नहीं था, अन्य संक्रामण मतलब ये अंतरण सही नहीं था। पांचवा, संपत्ति को लौटाने का दायित्व। संपत्ति को लौटाने का दायित्व संपत्ति को, यदि ऐसी ऊपर बताया जो चौथी कंडीशन जब हो जाती है, जो संपत्ति अंतरण किया गया है और उसमें ये सारी चीजें, यदि, ठीक है, यदि असम्यक असर होता है, असम्यक असर से भी यदि कोई संविदा की गई है तो शून्यकरणी होती है, ठीक है। तो यदि संपत्ति का जो अन्य संक्रमण हुआ है और ये चीजें साबित हो जाती हैं, शून्यकरणी हो जाती हैं और शून्य हो जाती हैं, तो कर्ता का ये दायित्व होगा कि वो उस संपत्ति को पूरे परिवार को लौटाए, ठीक। क्या करेगा? उस सारी संपत्ति को लौटाना पड़ेगा उसे, ठीक है। अब वो जाने कि कहाँ से लौटाएगा, कितना लौटाएगा, कहाँ से ले आएगा, लेकिन वो उस चीज को लौटाना पड़ेगा, ठीक है। अब लिखो संपत्ति अंतरण का अधिकार। कर्ता का संपत्ति अंतरण का अधिकार एक होता है, ठीक। ठीक, संपत्ति अंतरण का अधिकार। अरे बता तो दिया यार, चलो हो गया। संपत्ति अंतरण का जो बताया था ना, संपत्ति अंतरण का अधिकार 3 तरह के, विधि का आवश्यकता के लिए और संपदा का प्रलाभ के लिए और अनिवार्य धार्मिक कार्यों के संपादन के लिए। ये तीनों चीज़ें फिर वही थी कि बताना था कि ये सारी चीज़ें क्या नाम है, विधि का आवश्यकता के लिए और संपदा के प्रलाभ के लिए, संपत्ति के प्रलाभ के लिए, लाभ के लिए,
या अनिवार्य धार्मिक कार्यों के संपादन के लिए, शादी विवाह के लिए, वो क्या श्राद्ध के लिए, और धार्मिक कार्य, ये धार्मिक कार्य में विवाह भी आ गया। संपदा के प्रलाप के लिए, कोई यदि संपदा को बढ़ाना है या कोई संपदा से कोई लाभ मिल रहा है, संपदा को बेचने के बाद लाभ हो रहा है, या किसी पर काम करना है, ठीक है, या व्यापार करना है, तो उसके लिए विधि का आवश्यकता के लिए कानून की लड़ाई चल रही है, ठीक है, किसी की कानून की लड़ाई चल रही है, या घर में किसी सदस्य के ऊपर भी कोई केस है, ठीक है, तो उसके लिए यदि पैसे नहीं है तो वो संपत्ति को बेच के उसके लिए वकील कर सकता है या कोर्ट की फीस जमा कर सकता है। ये सारी चीज़ों के लिए क्या नाम है कि ये हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका कर्ता। अब आगे कर्ता के कुछ और है, एक दायित्व वो बता दिए जाएंगे, ठीक है, ठीक, चलो ठीक है।